नमस्कार। वशिष्ठ कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग लेखपाल भर्ती विशेषांक पढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं या योजनाएं। क्या पढ़ते हैं आज हम लोग? ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं या योजनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारी पहली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NSP। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NSP। इसका काम क्या है? गैर संचारी रोगों का उपक्रम। संचारी रोग जानते हैं किसको कहते हैं? जिन रोगों को जो एक दूसरे से होकर के फैलते हैं, इन्हीं संक्रामक रोगों को ही हम लोग क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। अब ऐसे रोग जो संक्रामक नहीं है लेकिन फिर भी खतरनाक रोग होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर तपेदिक हो गया, या फिर अतिज्वर हो गया, या फिर मोतीझरा हो गया। इन रोगों को क्या है? ऐसे रोगों को गैर संचारी रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग जो गैर संचारी रोग हैं लेकिन जानलेवा साबित हो रहे हैं बच्चों के लिए, उन रोगों का निवारण, उन रोगों का टीकाकरण, उन रोगों के बारे में जरूरी हेल्थ सेवाएं इत्यादि किस मिशन के तहत आते हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति या नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत हुई है 12 अप्रैल 2005 को। कब हुई है शुरुआत? 12 अप्रैल 2005 को। ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो योजना के अंतर्गत जो काम आते थे उसमें था लोक स्वास्थ्य सेवा। लोक माने होता है जनमानस की, आम जनमानस की स्वास्थ्य सेवाओं की बातचीत इसमें थी। राष्ट्रीय जनसेवा नीति वर्ष 2000, यानी जितना प्रारूप दिखाया गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000, कहने का मतलब क्या था? जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि हो रही थी, किस चीज की बात कर रहे हैं? वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है, या फिर वार्षिक जन्म और मृत्यु दर की बात की जा रही है। तो जो भी लक्ष्य लिए गए हैं जनसंख्या नीति 2000 में, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएंगी और इनमें कमी की जाएगी। वार्षिक वृद्धि दर में क्या की जाएगी? गिरावट की जाएगी। भाई जन्म, इसमें क्या है? मृत्यु दर को भी रोका जाएगा और क्या है? जनसंख्या वृद्धि को भी रोका जाएगा। हालांकि वर्ष 2011 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि में क्या आया है? गिरावट आया है। उसके बाद जनश्री बीमा योजना, JBY जनश्री बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई है 10 अगस्त सन 2000 को। इसमें ग्राम सामूहिक बीमा व सामाजिक सुरक्षा बीमा की बात की गई है। पहले दो प्रकार के बीमा चल रहे थे, ग्राम सामूहिक बीमा और सामाजिक सुरक्षा बीमा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा बीमा में जैसे आदमी अपना बीमा कराए हुए है, उसके यहाँ चोरी हो गया, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया वगैरह, कोई भी ऐसी दैवीय या जो है आपदा, कैसी भी मानवीय या दैवीय आपदा आई तो उसके लिए इस बीमा के अंतर्गत उसको लाभ दिया जाता था। तो इन दोनों बीमाओं को इकट्ठा कर दिया गया और नई बीमा योजना में बदल दिया गया जनश्री बीमा योजना। इस बीमा योजना में 200 रुपये का प्रीमियम बनता था। अच्छा, उसके बाद में बाकी जो इसकी जो है बीमा की राशि होती थी उसका वहन कौन करता था? सरकार करता था। अच्छा, स्वाभाविक मृत्यु अगर व्यक्ति होती है, यानी जो बीमाधारी व्यक्ति है, यदि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले लोगों को 30,000 रुपया मुआवजा दिया जाता था। वहीं यदि विकलांग व्यक्ति की मृत्यु हुई है अथवा दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो 75,000 रुपया क्या दिया जाता था? बीमा दर से उसका भुगतान किया जाता था। और वहीं अगर आंशिक विकलांगता में मृत्यु हुई है तो मुआवजा बीमा उसको कितना दिया जाता था? 37,500 रुपया दिया जाता था। समझ रहे हैं ना आप लोग? सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि गैर संचारी रोगों के रोकथाम की व्यवस्था की गई, टीकाकरण की व्यवस्था की गई और लोगों में जागरूकता फैलाई गई। दूसरी नीति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दशकीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और शिशु दर, मातृ दर को रोकने के लिए भी उपक्रम किए गए और जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई और वर्ष 2000 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर अग्रसरित किया गया। उसके बाद जनश्री योजना बीमा योजना शुरू हुई, यानी JBY शुरू हुआ 10 अगस्त सन 2000 को।
इसके तहत क्या हुआ, पहले से चली 2 बीमा योजना यानी ग्राम सामूहिक व सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना को एकीकृत करके जनश्री बीमा योजना बना दिया गया। जिस बीमा योजना के तहत क्या किया जाता था, 200 रुपये का प्रीमियम बनता था और बीमाधारी व्यक्ति की अगर साधारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 30,000 रुपये दिया जाता था। यदि दुर्घटना या विकलांगता से मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों को 75,000 रुपये दिया जाता था। और वहीं यदि आंशिक विकलांगता से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसके परिवार वालों को 37,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना के तहत बताया गया कि किसी भी देश का आधारभूत ढांचा बच्चे हैं, शिशु हैं, तो शिशु मृत्यु दर और शिशुओं की मृत्यु दर को रोकने का सबसे सही तरीका है माताओं के स्वास्थ्य वर्धक, उनको स्वास्थ्यवर्धक जानकारी देना और माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करना, यानी जननी सुरक्षा प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि गर्भवती माताओं और या फिर धात्री माताओं के लिए विशिष्ट पुष्टाहार योजना की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ नवजात शिशु रक्षा के तमाम सारे उपाय बताए गए, टीकाकरण की भी व्यवस्था बताई गई। साथ ही साथ किशोर प्रतिरक्षा के लिए भी तमाम सारी योजनाएं लागू की गई ताकि प्रतिवर्ष होने वाले मृत्यु दर को रोका जा सके। वजह क्या हुआ, इसके पहले तय हुआ था कि प्रतिवर्ष, अभी भी हमारे देश में प्रतिवर्ष 47,000 किसकी मृत्यु हो जाती है, जननी मृत्यु होती है। ये जननी मृत्यु दर है, प्रतिवर्ष आज भी कितनी हो जाती है, 47,000 हो जाती है। इनमें तमाम सारे कारण है, तो इन कारणों को रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था और प्रसव उपरांत शिशु प्रतिरक्षा प्रणाली को अपनाया जाता था। साथ ही साथ किशोर प्रतिरक्षा के लिए भी तमाम सारे कदम उठाए गए। अगली योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें क्या होता था, इसमें कीट जनित रोग, कीट माने क्या क्या, सबसे ज्यादा तो मच्छर से क्या क्या रोग होता है, कौन कौन सा, मलेरिया रोग होता है, डेंगू रोग होता है, बिल्कुल सही है। तो मच्छरों से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, या फिर कालरा की बात कर ली जाए, मक्खी से होता है ना, ठीक। तो अब वो उसका हालांकि एक विषाणु से होता है लेकिन उसका संवाहक कौन होती है, मक्खी होती है ना। तो मक्खी मच्छर से फैलने वाले रोग या कीटाणु विषाणु से फैलने वाले रोगों के प्रति लोगों को क्या किया गया, जागरूक किया गया। कुष्ठ रोग उन्मूलन की योजना बनाई गई। साथ ही साथ आयोडीन विकार यानी घेंघा के उपचार की विशेष व्यवस्था भी करवाई गई। ठीक है, उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, इसका एक ही मानक था, नैदानिक उपागम कार्यक्रम का विस्तार। अब लोगों को बताया जाए कि कैसे जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण किया जाता है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता लाई जाए, अशिक्षा को दूर किया जाए, लोगों में चेतना फैलाया जाए कि अधिक जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इस योजना के तहत जगह जगह प्रचार प्रोग्राम व्यवस्थित करवाए गए, नसबंदी योजना लागू करवाया गया या फिर गर्भ निरोधक दवाओं, टीकाकरण इत्यादि के बारे में जन जागरूकता फैलाई गई। उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसको कहा गया JSSK, टाइमिंग इसके वर्ष 2011। इसके लिए पैकेज का निर्धारण किया गया, कितने पैकेज का, 2000 करोड़ के पैकेज का आवंटन किया गया। इसमें क्या हुआ कि अभी देखो ऊपर हमने बताया कि 47,000 माताएं आज भी मर जाती हैं। तो इस जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत घर घर तक, 2011 में हुआ है ना, आशा बहुओं की नियुक्ति कर दी गई। इस समय पता है ना, इसी समय से आशा बहुओं की नियुक्ति होनी शुरू हुई थी। तो इसमें क्या हो गया कि घर घर तक महिलाओं के पास क्या पहुंचाया जाएगा, तब जो भी किट है वो पहुंचाए जाएंगे, उन लोग को पोषाहार वितरण करवाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के टीका के बारे में बताया जाएगा, टीकाकरण के बारे में बताया जाएगा, विभिन्न गोलियां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे आयरन की गोली हो गई, जैसे आयोडीन के टेबलेट हो गई, आयोडीन की खुराक हो गई, या फिर विटामिन की गोली हो गई। ऐसे तमाम सारी चीज़ों को मुहैया करवाया जाएगा। साथ साथ इसी समय योजना बना दी गई कि प्रसूता महिलाओं को प्रसव के उपरांत 2000 रुपये दिए जाएंगे,
ये शहरी गांव की महिलाओं को कितना 2000 और शहरी महिलाओं को कितना 1400 रुपये का क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा, जिससे वो अपने मातृत्व का और शिशु की सुरक्षा का देखभाल अच्छे से कर सके। यानी इस प्रोग्राम में केवल जननी और शिशु सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या हुआ, मातृ सेवा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए, नवजात शिशुओं की देखभाल के सुरक्षा के बारे में बताया गया और किशोर प्रतिरक्षा के बारे में भी बताया गया। वो जैसे रेडियो पे सीरियल आता था मीना, याद होगा आप लोगों को, पहले टीवी और रेडियो में मीना आता था, उस मीना में भी जन जागरूकता व किशोर प्रतिरक्षा के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कीटाणु विषाणु जनित रोग, कुष्ठ रोग और आयोडीन विकार के बारे में बताया गया और इनकी कमी को पूरा करने का कारण बताया गया और आसपास साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे नैदानिक उपागमों से अनचाही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है और जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो एक बृहद कार्यक्रम था, जो एक बड़ा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को 2011 में लॉन्च किया गया और 2000 करोड़ पैकेज इसके लिए जो है राशि निर्धारित की गई, जिसमें बताया गया आशा बहुओं की नियुक्ति की गई, माताओं तक घर घर अब स्वास्थ्य के बारे में, टीकाकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई और घर पर होने वाले प्रसव से जो भी हानियां होती थी उनके बारे में बताया गया। शिशु और जननी मृत्यु दर को रोकने का भरसक प्रयास किया गया। हॉस्पिटल में सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाई गई और मातृ शिशु सुरक्षा योजना के तहत कुछ क्या हुआ, प्रोत्साहन राशि भी आवंटित करवाई गई। हाँ, ध्यान रहे, प्रोत्साहन राशि पहले 2 बच्चों के लिए ही हुआ करती थी। अभी पहले 2 का मतलब क्या, पहले 2 मतलब तीसरे बच्चे पर कोई भी आवंटन राशि नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों में क्या क्या बात आती है। अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों में मधुमेह रोगी, ब्लड प्रेशर रोगी या फिर पोलियो के रोगी या फिर अस्थि विकलांगता के अन्य किसी भी प्रकार के रोगी, इन सभी रोगियों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया गया, जिसके तहत इनकी देखभाल की गई या इनके लिए विशेष प्रकार के साधन संसाधन इत्यादि की व्यवस्था करवाई गई। उसके बाद राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP, ठीक है, इसको तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में क्या हुआ, 8 लाख प्रतिवर्ष, ये क्या है 8 लाख प्रतिवर्ष हमारे यहाँ तंबाकू खाने से 8 लाख लोगों की क्या हो जाती है, प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों की हमारे यहाँ तंबाकू खाने से मृत्यु हो जाती है। वैश्विक जनगणना करवाई गई, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना करवाई गई, जिसमें क्या पता लगा कि भारत के बाद हर जगह ना चीन का पहला नंबर, भारत का दूसरा नंबर, तो तंबाकू खाने में भी चीन का पहला नंबर और भारत का दूसरा नंबर। ठीक है, हमेशा फर्स्ट सेकंड ही रहते हैं चीन और भारत, और इसीलिए देखो उसने कोरोना फैलाया पहले नंबर पर, और अब विश्व में सबसे ज्यादा फैल किसके आ रहा है, इंडिया में कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर हो जाएगा कुछ ही दिनों में, इतना तेजी से चल रहा है इस समय। आज कोरोना की स्थिति क्या है, कितने लोग हो गए हैं, 85,700 लोग आज ही हो चुके हैं भारत में कोरोना के लिए। तो इसमें क्या हुआ, तो इस तरीके से पता लगा कि 8 लाख लोग प्रतिवर्ष तंबाकू खाने से मर जाते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको कैसे न कैसे तंबाकू जनित कैंसर हो जाता है। इसमें यह भी पता लगा कि भारत में, ध्यान देने योग्य बात है, भारत में 15 वर्ष से ऊपर के कितने 47.8% पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और 20.3% महिलाएं भी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रही हैं। अभी कोई ताजुब तो है नहीं, लॉकडाउन में कितनी महिलाएं, तो आप देखते हैं प्रचार में वो सैनिटाइजर लेने के लिए खड़ी रहती है ना, तो उसी टाइप की ऐसे तमाम सारी महिलाएं हैं जो बीड़ी सिगरेट या किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रही हैं। कितने %? 20.3%। अच्छा, बच्चे भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, भारत में 13 से 15 वर्ष की उम्र के 15% बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। अभी सोच रहे होंगे कहाँ से आते हैं, हम लोग तो है नहीं, तो निस्संदेह बच्चे आप ही लोगों में से कोई ना कोई होते हैं। अभी सभी थोड़ी दिखेंगे, पता कहाँ लगता है, 15% है ना, यानी हर 100 में से 15 बच्चे कोई ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये मानसिक बीमारियों की बात कर रहा है, जो मानसिक विकलांगता होती है,
साइकोलॉजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का विस्तार तो आपको लेखपाल परीक्षा में भी पढ़ना है। जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं किसी भी परीक्षा में तो वहाँ आपको पता लगता है कि विभिन्न हार्मोन्स की अस्थिरता से मंदबुद्धिता आ जाती है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों, एक कार्यक्रम चलाया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा। तो WHO के कार्यक्रम में बताया गया कि इस रिपोर्ट में पता लगा कि 2001 में भारत में 10% लोग किससे ग्रसित थे, मानसिक बीमारियों से ग्रसित थे। और उसी समय आंकड़ा लगाया गया था कि वर्ष 2020 तक ये मानसिक विकलांगता की स्थिति कितनी पहुंच जाएगी, 20% तक पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि भारत की स्थिति ऐसा है कि सामान्य यानी साधारण मानसिक विकार यदि होता है तो 6 से 7% तक उसका इलाज भारत में संभव है। बस कितना, 6 से 7% तक इलाज संभव है। जबकि अगर गंभीर मानसिक विकलांगता है तो सिर्फ 1 से 2% मानसिक विकारों का इलाज भारत के पास संभव है। समझ रहे हैं ना क्या क्या स्थिति हुई। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुछ अन्य बड़े रोगों जैसे किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, मधुमेह के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पोलियो इत्यादि के लिए रोकथाम और जानकारी प्रसारित कर दी गई। उसके बाद तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTPC में बताया गया कि प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों की भारत में तंबाकू खाने से मृत्यु होती है। और चीन का विश्व में तंबाकू खाने में पहला स्थान है और भारत का संपूर्ण विश्व में तंबाकू खाने में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और क्या तय हुआ कि भारत में 15 वर्ष से ऊपर 47.8% पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। वहीं भारत में 20.3% महिलाएं भी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं जो कि 15 वर्ष से ऊपर की हैं। वहीं भारत में 13 से 15 वर्ष के किशोरों की बात की जाए तो 15% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ष 2001 तक 10% लोग मानसिक विकार से ग्रसित थे, जबकि संभावना बताई गई थी कि वर्ष 2020 तक 20% लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि इस मानसिक विकार संबंधी रोगों का इलाज भारत में 6 से 7%, वो भी ऐसे रोग जो सामान्य मानसिक विकार थे, संभव था। और 1 से 2% तक गंभीर मानसिक विकारों का इलाज भारत में संभव था। अगला नियंत्रण हुआ बाधिता बचाओ नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम। बाधिता बचाओ नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कान संबंधी रोगों के लिए योजना बनाई गई, जिसमें ये बताया गया प्रतिवर्ष 1 लाख आबादी में से 921 लोगों को किसी न किसी प्रकार के कर्ण जनित रोग हो जाया करते हैं, जिनमें से कम 80% रोगों का इलाज संभव है, जबकि 80% रोगों का इलाज नहीं संभव है। उनको विशेष यंत्र इत्यादि के द्वारा किसी न किसी तरीके से सुनने की शक्ति को मुहैया कराया जाता है और उसके लिए सरकारी लाभ भी दिया जाता है। ठीक है, एक विकलांगता है, कर्णबाधिता भी है, विकलांगता में आ गया तो जितना संभव होता है उस विकलांगता का इलाज करवाया जाता है 80% तक। और जहां संभव नहीं है यानी 20% वो लोग जिनके इलाज नहीं संभव है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय तकनीकियां अपनाई जाती हैं और क्या किया जाता है, किसी न किसी माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है और उनकी श्रवण शक्ति के लिए सहायता की जाती है। उसके बाद एक बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल एवं योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना की एक विशेष योजना थी कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्या की जाएगी, विशेष छूट दी जाएगी, विशेष प्रावधान दिया जाएगा। चिकित्सालयों में भी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए विशेष जो है सहायता और सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ तक कि उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। यदि उनके पास रहने खाने के लिए घर नहीं है, निराश्रित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम और पुनर्वास की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य योजना ये बिल्कुल नई योजना है, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। ये राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य योजना मुंह और दांतों से जुड़ी योजना है। सरकार ने इसे 2012 से पंचवर्षीय योजना में जोड़ा है कि प्रत्येक वर्ष किसी भी राज्य के हर राज्य के 50 जिलों के लोगों को ये स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाएगी, जिससे क्या हो सके, दांत और मुख के रोगों के प्रति लोग जागरूक हो सकें और ऐसी जघन्य बीमारियों के लिए सरकारी इलाज और सहायता प्रदान की जाएगी।
उसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ये नित्य खोज करता रहेगा कब किस समाज में कौन सी बीमारी जो है फैली हुई है, उसके रोकथाम के लिए, उसके टीकाकरण के लिए, जैसे जापानी बुखार फैल गया था, है ना, इंसेफ्लाइटिस फैलने पर उसके रोकथाम, या समाज में किसी भी प्रकार के किसी भी रोग को फैलने पर उसके रोकथाम, उसके बचाव, उसके टीकाकरण आदि की व्यवस्था करवाना। फिर राजीव गांधी शिल्पी एंड स्वास्थ्य बीमा योजना, ये विशिष्ट बीमा योजना शिल्पकारों के लिए था, कार्यवाहकों के लिए था। ठीक है, इसमें क्या था कि ये लॉन्च किया गया 31 मार्च 2007 को। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, अधिकतम शिल्पियों के घर के अधिकतम 3 व्यक्तियों को निःशुल्क रूप से इलाज और सेवा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिर भी अगर किसी शिल्पी की कार्यरत होते हुए मृत्यु हो जाती है अथवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के परिवारीजनों को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? कौन कौन सा? बाधिता बचाव नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें कर्ण बाधितों की सहायता की जाएगी और उनके लिए विशेष उपक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद अच्छा, बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा, इसमें पुनर्वास व्यवस्था करवाई जाएगी और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा का प्रावधान करवाया जाएगा। मौखिक स्वास्थ्य बीमा, इसमें क्या होगा, मुख दंत के लिए विशेष बीमा योजना चलाई जाएगी और दुर्घटना या फिर विशेष बीमारियों के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग किसी भी नई बीमारी के, जैसे इस समय कोरोना के फैलने पर सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार क्या कर रहा है, विशेष प्रकार का शोध कर रहा है, बचाव कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था भी दे रहा है, बचाव के तमाम तरीके अपना रहा है। सरकार ने जैसे एक स्टेप इस समय क्या चल रहा है, लॉकडाउन का स्थिति अपनाया हुआ है, तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजीव गांधी शिल्पी एवं स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें शिल्पकारों के लिए विशेष योजना थी कि यदि किसी शिल्पी के घर में कार्य करते हुए शिल्पकार की मृत्यु हो जाती है, शिल्पकारों में किस तमाम प्रकार में मजदूर वर्ग, वो जो जैसे घर बनाने वाले होते हैं या फिर बढ़ई, कुछ भी जो बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार शिल्पी लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था थी। 31 मार्च 2007 के बाद उनके घर के 3 लोगों को वर्ष में बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा और सहायता पहुंचाई जाती थी। और यदि कार्य करते हुए शिल्पकार की मृत्यु हो जाए तो मुआवजे के तौर पर उसके परिवार के लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। तो ये थी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो आज भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विशेष दिक्कत होने पर आप हमको पर्सनल कमेंट भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।